केमिस्ट्री की कक्षा में है और आज केमिस्ट्री के विषय में ढेर सारी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को देने का प्रयास करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की कड़ी में आज हमारी अंतिम कक्षा है। उसके बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक की शुरुआत अगले दिन से कर दी जाएगी। पिछले दिन मेरे द्वारा केमिस्ट्री में इस बात की जानकारी दी गई थी कि केमिस्ट्री का जो बेसिक एक क्लासिफिकेशंस था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने केमिस्ट्री का वर्गीकरण किया, केमिस्ट्री में पदार्थ का वर्गीकरण किया, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग सब्सटेंस का ही अध्ययन करते हैं, उसके प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर का ही अध्ययन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोथ आइंस्टीन स्टेट, हालांकि उसके पहले प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसका मैंने उसके विषय में बताया, और पांचवा स्टेट बोथ आइंस्टीन स्टेट के विषय में। ध्यान रखिएगा कि फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें की, तत्व यौगिक मिश्रण की परिचर्चा हुई। हम लोग उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस सॉल्ट, और पिछले दिन कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल और उसके डिफरेंट पार्ट्स पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। हालांकि यह खंड बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीधे महत्वपूर्ण में ही तो प्रवेश नहीं कर जाएंगे ना। पहले धीरे धीरे करके जो सिस्टमेटाइज रूप में जो अध्ययन करते हैं उसी रूप में हम लोग एक और लास्ट चैप्टर में है, और वो है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसकी शुरुआत यदि किसी ने आईएससी में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो डिवेनियर का नाम सुना होगा। डिवेनियर और न्यूलैंड और मेंडलीफ और मोसले। वर्तमान में जो आवर्त सारणी चल रही है, पीरियोडिक टेबल चल रही है, जिसमें 118 तत्व हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पे हम सजाए हुए हैं उसको, मोसले के एटॉमिक नंबर के आधार पर। लेकिन पीरियोडिक टेबल के विकास में मेंडलीफ से पहले, मोसले से पहले मेंडलीफ, मेंडलीफ से पहले न्यूलैंड, न्यूलैंड से पहले डिवेनियर इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन मोसले, हम लोग को तो पढ़ना है मोसले की आवर्त सारणी, लेकिन सीधे तर जाके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और फिर इस पीरियोडिक टेबल के विकास में मोसले का क्या योगदान है और क्या क्या महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, किस रूप में जानना है, उसकी जानकारी देते हुए हम आज की इस कक्षा की समाप्ति करेंगे बूस्टर फैक्ट के साथ, जिसमें ढेर सारी छोटे बड़े बिंदु, विशेषकर सबसे पहले केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के विषय में बताएंगे, जहां से प्रश्न कमीशन में पूछने की संभावना होती है, और अन्य छोटे छोटे तथ्यों पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कक्षा की समाप्ति करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है। क्या होता है आवर्त सारणी? तत्वों को सजाने का, एलिमेंट को सजाने का क्रम जिस सारणी में व्यक्त किया गया उसे क्या कहा गया? और टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 118। तो पहले लिखिए, तत्वों को सजाने के क्रम को, तत्व को सजाने के क्रम को, तत्व के सजाने के क्रम को आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी कहा जाता है जिसके विकास में
जिसके विकास में डिवेनियर, न्यूलैंड, मेंडेलीफ, इत्यादि की मेंडेलीफ और मोसले इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में मोसले सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्व को सजाया। चेंज। आधुनिक आवर्त सारणी के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। एक गुण है पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आवर्त। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी को किसने सजाया? मोसले ने। किस आधार पे सजाया? एटॉमिक नंबर के आधार पर। हालांकि इसके विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? डिवेनियर, न्यूलैंड, मेंडेलीफ और मोसले। लेकिन श्रेय किसको जाता है वर्तमान में? किस आधार पे सजाया? अब इस आवर्त सारणी के दो पक्ष हैं। एक है आवर्त, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड। अब इस 118 को हम सजाए हैं कैसे? तो आवर्त और ग्रुप, वर्ग के आधार पर, जिसको ग्रुप कहते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी की दो गुण भी है। एक है पीरियड, दूसरा है ग्रुप। तो पीरियड की संख्या कितनी है? 7। तो लिखेंगे पीरियड की संख्या 7 है। पीरियड की संख्या 7 है। पीरियड की संख्या 7 है, जबकि ग्रुप की संख्या 18 है। पीरियड की संख्या 7 है, पीरियड की संख्या 7 है, जबकि ग्रुप की संख्या 18 है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखा गया है। तो लिखिएगा, ध्यान रखना है कि ग्रुप एक में क्षारीय धातु अल्कली मेटल को रखा गया है। ग्रुप एक में क्षारीय धातु अल्कली मेटल को रखा गया है। क्षारीय धातु या अल्कली मेटल को रखा गया है। ठीक है, 1A लिख देंगे ब्रैकेट में। 1A
ठीक है। ग्रुप 2 में 2A में ग्रुप 2A में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया, क्षारीय मृदा धातु को रखा गया, अल्कली अर्थ मेटल को रखा गया, क्षारीय मृदा धातु को। आप पूछिएगा कि सर ये क्षारीय धातु कौन कौन से हैं, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से हैं, तो वो समय आपका चला गया, वो मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता था। अब यदि आप यह याद करेंगे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्षारीय अर्थ मेटल है, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लिखने की इच्छा है तो लिखाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। और कमीशन में जिसका कोई औचित्य, एक तो पीरियोडिक टेबल का ही कोई औचित्य नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं पढ़ा इसलिए देता हूं कि कमीशन है और बेसिक चीजें हैं, पीरियोडिक टेबल तो जानना चाहिए, मोस्टली जानना चाहिए, ग्रुप, पीरियड, अल्कली मेटल किस ग्रुप में है, अल्कली अर्थ मेटल किस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं बता भी रहा हूं कि 1A में अल्कली और 1-2A में अल्कली अर्थ मेटल को रखा जाता है। एक आध लिख लो ब्रैकेट में करके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अल्कली अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अल्कली अर्थ मेटल है। कौन मेटल है, फिर लिख दीजिएगा। 4A में कार्बन परिवार है, ग्रुप 4A में कार्बन परिवार है, कार्बन परिवार है, ग्रुप 4A में कार्बन परिवार है। ग्रुप 7 में हेलोजन परिवार है, ग्रुप 7 में हेलोजन परिवार है। हेलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो लिख देंगे, हेलोजन के ब्रैकेट में लिख देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ग्रुप 8A में या ग्रुप 8 में, ग्रुप 8A में या जीरो ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, में इनर्ट गैस रखा जाता है, इनर्ट गैस रखा जाता है। और इनर्ट गैस में तत्व की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से हैं, इनर्ट गैस आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। आप नहीं भी लिखना चाहिएगा तो भी मैं हैलोजन और इनर्ट गैस को लिखवाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो लिखिएगा इनर्ट गैस में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, 8 ग्रुप जो है, या जीरो ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपका 6 है, जिसको याद करके रखिए। और उधर 7th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। हेलोजन का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्रुप जिसमें नमक, हेलोजन में क्या होता है, हेलो मतलब नमकीन तत्व की संख्या अधिक होती है। इनर्ट, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो जीरो, वो क्या है, इनएक्टिव है, उसमें डिवेट और ऑक्टेट मतलब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। उसको कहते हैं इनर्ट गैस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन में
हीलियम है। पहले भी मैंने हीलियम के विषय में बताया है। इनर्ट गैस का ये जो 6 तत्व है उसका क्या कहाँ किस रूप में उपयोग है और क्या विशेषताएं हैं उसको याद रखना है। तो लिखिएगा हीलियम। हीलियम गुब्बारा गैस के रूप में जाना जाता है। गुब्बारा गैस के रूप में जाना जाता है। हीलियम गुब्बारा गैस के रूप में जाना जाता है। कौन गैस के रूप में? गुब्बारा। गुब्बारा गैस। और किस रूप में जानते हैं हम लोग? बताइए। वायुयान का टायर। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी रहती है? वायुयान के टायर में हीलियम हीलियम भरा होता है। इसके बाद कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ, कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ, कृत्रिम सांस ऑक्सीजन के साथ कृत्रिम सांस में। और गोताखोर भी ऑक्सीजन के साथ इसका उपयोग करता है। तो लिखेंगे गोताखोर भी इसी गैस का इस्तेमाल ऑक्सीजन के साथ करता है। गोताखोर भी इसी गैस का इस्तेमाल ऑक्सीजन के साथ करता है। ठीक है। अब आता है हीलियम के बाद नियन। तो नियन का मुख्य उपयोग क्या है? इंडिकेटर में। तो लिखेंगे नियन का उपयोग इंडिकेटर के रूप में अब ब्रैकेट में लिख दो, गुलाबी रंग देता है। गुलाबी रंग इंडिकेटर के रूप में गुलाबी रंग देता है। गुलाबी रंग देता है। अब इस कड़ी में तीसरा क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन। आर्गन के विषय में क्या जानते हैं आप लोग? पहले से भी सब लोग पढ़े हैं, बताइए। बल्ब में उपयोग है। और क्या जानते हैं? वातावरण में सबसे अधिक अक्रिय गैसों में आर्गन ही पाया जाता है, जिसकी मात्रा 0.93% होती है। तो लिखिएगा वातावरण, वायुमंडल में आर्गन सबसे अधिक उपलब्ध है। 0.093% आर्गन। आर्गन कितना परसेंट उपलब्ध है? 0.93% उपलब्ध है। ठीक है। और इसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है। टिक लगा दीजिए। हीलियम के बाद सबसे ज्यादा पूछने वाला तथ्य है इनर्ट गैस में तो आर्गन ही है। हीलियम के बाद सबसे अधिक यदि कोई तत्व पूछेगा तो कौन पूछेगा? आर्गन पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। तीसरा क्रिप्टन। आर्गन के बाद क्रिप्टन। लिख लेना है कि फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में इसका उपयोग होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से इसकी कोई महत्ता, हम तो 90 ईस्वी से देख रहे हैं कमीशन को, और 2024 तक एक बार भी कहीं पूछा हो तो स्पष्ट है कि लिख लेना है। कॉपी भरा रहना चाहिए, उसमें कहीं कोई कोर कसर तो लिख दो क्रिप्टन, लेजर बनाने और फोटोग्राफी में।
लेजर बनाने में और फोटोग्राफी में किसका उपयोग है? क्रिप्टन का। लेजर को जानते हैं? लेजर, लेजर, इसका फुल फॉर्म कौन बोलेगा? और रेडिएशन कौन खोजा था इसको? इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? सुभाष शर्मा जी, बजरंगी, बताओ। सब महिला को छोड़ देंगे 5 बजे, तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग का 50 क्वेश्चन का टेस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? इन लोग को 5 बजे किसी भी स्थिति में छोड़ देंगे आज। लेकिन तुम लोग जो पूछता है अब तो पकड़ा गया, अब तो आ गया है, इतना तो संस्कारी हो ही कि मेरे अनुमति के बिना जाओगे नहीं। नहीं तो कुछ अनुशासनहीन होता है, कहता मास्टर साहब जब हो की कर लो हो। ऐसा तो कोई है नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो ना जल्दी से। बैठो, वेरी गुड। इसका आविष्कारक था टी मेनन, ठीक है? तो लिख लीजिए कॉपी के ऊपर में, यह कमीशन उन्मुखी तथ्य है। लेजर का पूरा नाम, लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन, लिख दे क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, रेडिएशन, रेडिएशन नहीं, लेजर है ना? हाँ हाँ बता रहे हो। एमिशन ऑफ रेडिएशन है, एमिशन, एमिशन बाय रेडिएशन है। इसका फुल फॉर्म इसीलिए कह दिया है कि पहले भी बीपीएससी अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा में पूछे हुए है कि लेजर में एस क्या है, लेजर में ई क्या है। तो फुल फॉर्म याद रहेगा तब न चुनोगे कि एस क्या है कि ई क्या है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, एमिशन ऑफ, एमिशन बाय रेडिएशन है। जिसकी खोज, नोट में लिख देंगे, जिसकी खोज, जिसकी खोज जिसकी खोज टी मेनन ने, टी मेनन ने, टी मेनन ने किया। किसने किया? टी मेनन ने किया, ठीक है? याद रखिएगा इसकी खोज। और अभी कौन सा देश है, ठीक है? आज रात में आप लोग को 8 बजे, चूंकि समय नहीं है दिन में, रामनवमी के कारण समय तो मेरे पास है ही, लेकिन स्थिति ऐसी है, रात में 8 बजे यूट्यूब पर आप लोग को करंट की, मार्च की करंट की कक्षा देंगे, तो तैयार रहिएगा। करंट का भी सुबह में लिए भी थे, शायद आप लोग में से 1-2 लोग किए होंगे, नहीं किए क्या? किए थे? किए थे? अच्छा, वेरी गुड, खड़ा हो। और जवाब दो, सोच रही होगी दूसरा, हम लोग तो नहीं बोले, ठीक है कि नहीं? आप लोग से बेवकूफ कोई निकलेगा कि आप लोग देखे भी नहीं? शर्म कीजिए, शर्म। कमीशन ऐसे नहीं होता है। कमीशन जबकि कल हम रात में भेज दिए थे कि कल सुबह 9 बजे, अब तुम क्या था? वेरी गुड। आप बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है? क्वेश्चन पक्का रहेगा। हाँ वेरी गुड, तुम खड़ी हो। देखिए नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? सर तो ये सब पढ़ी नहीं, तो सबको नहीं पूछ रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं। तुम भी नहीं पढ़ी? अरे वाह, वेरी गुड।
स्वीडन। फ्रांस संवैधानिक अधिकार दिया है गर्भपात को, ऐसा देने वाला विश्व का पहला देश है। और दूसरा था स्वीडन, जो नाटो का 32वां देश है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है और कब स्थापना हुआ था? आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 8 अगस्त, ठीक है। और कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री पहरेदार की नियुक्ति की है, स्थापन की है? आसियान ही तो किया है, ठीक है। सैन्य तंत्र, नौसेना के सैन्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आईएनएस की कौन सी श्रृंखला को लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है? आईएनएस जटायु। वेरी गुड, यही सब तो पढ़ा है, ठीक है, गुड, तुम भी गुड। ये लोग तो महान सब है। ये लोग मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए इस बार निकलेगा, अप्लाई कर दीजिएगा। जो सबसे अच्छा मूर्ति रहेगा उसी को मिलेगा। बैठो, गुड, ठीक है कि नहीं? बैठ जाओ ना। जबकि मैं भेज भी दिया हूं, उसका वीडियो कैसेट भी भेज दिया हूं, और उसमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मैंने बहिष्कृत भारत ही दिया है तो इसीलिए दिया है कि अम्बेडकर का जन्म दिवस था 14 अप्रैल को, और बहिष्कृत भारत का रचयिता कौन है? तो अम्बेडकर ही है। यदि गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लेने वाले प्रथम राष्ट्रीय आंदोलनकारी कौन थे? तो अम्बेडकर थे। और बताने के क्रम में तो ढेर सारी बातें उसमें बताई ही होंगे, तो निश्चित रूप से जा करके अच्छे से उसको नोट भी कर लीजिएगा, जो काफी काम देगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहते ही है कि सारी चीज भेज जाती है, और जेहन नेत ओहन बरकत। जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण रहेगा तरक्की उसी तरह से होगी, ठीक है कि नहीं? नहीं तो मूर्ति देवी पुरस्कार तो हर साल मिलता है, आप लोग अपना अप्लाई कर दीजिएगा। ये जो सोचिएगा कि इसका कोई हमारे लिए उपयोग नहीं है तो भोगिएगा। ये हम कठोर शब्दों में बोल रहे हैं। जो काम करेगा साथ में, जब हम इतने व्यस्तता के बीच भी और उसका पीपीटी तैयार करा के और समय निकाल के आपके साथ जुड़ते हैं, और आप हैं, देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं? पढ़ने वाली लड़की है, काम कर रही है, थोड़ा बहुत वो देख रही है, कुछ थोड़ा बहुत सूंघ रही होगी, कोई थोड़ा बहुत सूंघ रहा होगा। तुम देखा था झा जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? वेरी गुड, पहले स्थान पर। वेरी गुड, बैठो। कहने की लोगों को कहने की जरूरत है। तुम देखा था बजरंगी? अरे वाह, देखिए तुम कौन दुनिया में है? फिर शुरू हो गया है क्या गुटरुगु गुटरुगु? तुम्हारा तो हर मोहल्ला में एक ठो रेडार है। क्या सुबह में कहाँ चले गए थे? दूसरे मोहल्ला में। तुम्हारा तो शिफ्ट वाइज पढ़ाई छोड़कर शिफ्ट वाइज कार्यक्रम चल रहा है। बैठो बैठो, हमारा क्या बिगड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? क्रिप्टन हो गया। तो क्रिप्टन, लेजर, और तो लेजर के विषय, हाँ नहीं, अभी करंट की चर्चा कैसे आ गई? एक देश है जो लेजर आधारित जो सिस्टम है रक्षा प्रणाली, उसको डेवलप किया है। वो कौन सा देश है? वो भी परीक्षा में आएगा। उसका नाम है इजराइल। उसका क्या नाम है? कॉपी के ऊपर में लिख लो। सुभाष जी, आप देखे हैं? वाह, तुम लोग भी उसी में से हो। कॉपी के ऊपर में लिख लो। इजराइल ने नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली, नई लेजर मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। विकसित किया है। विकसित किया है, ठीक है। कौन सा देश लेजर रक्षा प्रणाली को, मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित किया है? तो इजराइल। उसको घेर लो। प्रभात जी, आप देखे थे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार, खड़ा हो। इकबाल से पूछते हैं। इकबाल देखे थे? वेरी गुड, देखो पढ़ने वाला बच्चा है। तुम बताओ,
इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय, वो भी दिए हुए उसमें। वेरी गुड, बैठो। तुम्हारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा का केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? वेरी गुड, कौन बना रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा का क्या मतलब होता है? हाँ, मेरा लैंग्वेज याद की है, वेरी गुड। जिसमें दो या दो से अधिक ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो 30 गीगावाट वहां बनाया जा रहा है, 26 गीगावाट सौर ऊर्जा और 4 गीगावाट पवन ऊर्जा। देखो, देख रहे हो? शर्म करो। कई बार ये अभी 2 दिन से पढ़ रही है, उस भी तुमसे अधिक नंबर ले आएगी। बाबू, यहाँ आईपीएल है, T20 है, रोज खेलना पड़ता है। एक दिन भी सुस्त रहे, दूसरा टीम आगे बढ़ जाएगा। क्या इकबाल? हाँ, चलो बैठो, गुड। हम लोग अभी करंट में नहीं थे। हम लोग अभी कहाँ थे? करंट की तो परिचर्चा लेजर से निकल गई। करंट की परिचर्चा कहाँ से निकल गई? लेजर से। और उस कड़ी में 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भेजे हैं उसको कंठाग्र कर लीजिएगा। 1, 2, 3 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है क्रिप्टन के बाद क्या है? जेनन। तो लिखेंगे जेनन। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री। लेकिन जब सब कुछ हम ही हैं तो हम किसी भी विषय का आपसे मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे जेनॉन। इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। बस एक ही लाइन लिखो, इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। गैस कहते हैं। और लास्ट है रेडॉन। लास्ट है रेडॉन। गैसीय तत्व में यह सबसे भारी होता है। 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 कौन? रेडॉन। गैसीय तत्व में यह सबसे भारी होता है। सबसे भारी होता है और वायुमंडल में न के बराबर पाया जाता है। और वायुमंडल में न के बराबर पाया जाता है। और वायुमंडल में न के बराबर पाया जाता है। यह है आपके इनर्ट गैस के विषय में मुख्य बिंदु। तो आप इतना याद करके रखिएगा केमिस्ट्री में, मतलब इनर्ट गैस में तो दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे आइए। याद रहे, याद रहे, याद रहे कि पहले ग्रुप में जो क्षारीय धातु हैं, पहले ग्रुप में जो क्षारीय धातु हैं, पहले ग्रुप में जो क्षारीय धातु हैं, क्षारीय धातु हैं, उसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। उसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। जैसे सोडियम, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम। अति महत्वपूर्ण है कि सोडियम सबसे नरम धातु है। अति महत्वपूर्ण है कि सोडियम सबसे नरम धातु है, जिसे चाकू से भी काट सकते हैं।
सोडियम सबसे नरम धातु है जिसे चाकू से भी काट सकते हैं, जिसे चाकू से भी काट सकते हैं, जिसे चाकू से भी काट सकते हैं। और पोटासियम एक ऐसा धातु है जिसको हथेली पे रख देने से गल जाता है। और पोटासियम एक ऐसा धातु है जिसे हथेली पे रख देने से गल जाता है, हथेली पे रख देने से गल जाता है। हथेली पे रख देने से गल जाता है, हथेली पे रख देने से वो गल जाता है। ठीक है। पोटासियम बारूद बनाने का अवयव है, पोटासियम बारूद बनाने का अवयव है। पोटासियम क्या है? बारूद बनाने का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और सुंदर उसमें लाल लगा दो अच्छे से, लाल से। हाँ हाँ वाह, तब हुआ कि पीला भी है, हरा, उसको इंस्ट्रूमेंट कलर लगा दो। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन है? वो भी आपका क्षारीय धातु है, अल्कली धातु है, वो है लिथियम। तो लिख देंगे लिथियम सबसे हल्की धातु है, लिथियम सबसे हल्की धातु है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। चलिए, पीरियोडिक टेबल में एक होता है क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल समझते हैं? कि ऐसा मेटल जिससे क्वाइन बनता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब से क्या बनता है? सिक्का। पहले के जमाने में सबसे पहला धातु कॉपर ही था जिसकी खोज की गई, कॉपर का सिक्का। ठीक है। हालांकि आहत मुद्रा जो बनी सबसे प्राचीनतम मुद्रा वो सिल्वर का था, अधिकांश था, कुछ ही था जो कॉपर का था। चांदी का सिक्का बना, आहत मुद्रा, जैसे अभी मैंने कहा, आप जिसको पंचमार्ग मुद्रा भी कहते हैं, इतिहास में पढ़े भी हैं, 2-4 दिन पहले भी पढ़े हैं। गोल्ड कॉइन तो हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन को जारी किया। हालांकि उसके व्यंजक के रूप में निष्क नामक शब्द को आप लोगों ने वैदिक काल में देखा है कि निष्क क्या है, तो निष्क आपका सोने के व्यंजक के रूप में है। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल का है। और सबसे बड़े पैमाना पर सोने का सिक्का जारी हुआ था किसके समय में? गुप्त के समय में। फिलहाल अभी हम लोग वहाँ नहीं हैं, हम लोग अभी केमिस्ट्री में है, क्वाइनेज मेटल में है, कि कौन कौन से धातु से क्वाइन बनता है। तो लिखिएगा कॉपर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से क्वाइन बनता है, सिक्का बनता है, सिक्का बनता है, सिक्का बनता है। अब आप यह बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा चालकता किसका है, और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका है, और सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसका है? गोल्ड का। मेलेबिलिटी भी गोल्ड का, डक्टिलिटी भी गोल्ड का, और वो जो चालकता है, कंडक्टर, वो भी गोल्ड है। ठीक है कि नहीं? तो तीनों में क्या है? गोल्ड है। तो नोट में लिख दो, इन तीनों में चालकता, तन्यता, तन्यता को अंग्रेजी में कहते हैं डक्टिलिटी, और चालकता को कहते हैं कंडक्टनेस, और आघात वर्धता को कहते हैं मेलेबिलिटी, आघात सहन करने की क्षमता। तो क्या क्या लिखे हैं? चालकता, तन्यता और आघात सहन करने की क्षमता। आघात सहन करने की क्षमता सबसे अधिक गोल्ड में है, और गोल्ड के बाद सिल्वर में है, और सिल्वर के बाद कॉपर में है। इसी तरह से लिख लीजिएगा।
इसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा हैलोजन ग्रुप के विषय में जानकारी ले लीजिए। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों के विषय में थोड़ा सा संज्ञान आनी चाहिए, तो लिखेंगे। सातवां ग्रुप जो हैलोजन है, उसमें एक तरल, एक लिक्विड ब्रोमीन है, जबकि दो ठोस आयोडीन और स्टेटिन है। अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना जी, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। और ये दोनों क्या है? और ये दोनों क्या है? आयोडीन और स्टेटिन क्या है? सॉलिड है। पूछ सकता है हैलोजन में कौन सा तत्व ठोस है, तो याद रखिएगा आयोडीन और स्टेटिन, आयोडीन और स्टेटिन, ठीक है। आयोडीन और स्टेटिन, ये तो अब बेसिक बातें याद रखना है। अब आइए सबका क्या क्या थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस है तो लिखेंगे। सबसे पहले लिखो क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन में लिखेंगे इसका उपयोग फूल को रंगहीन बनाने में ऑक्सीकरण करके फूल को रंगहीन बनाने में एवं पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। और यह सबसे पुराना हैलोजन अधातु है। यह सबसे पुराना हैलोजन अधातु है। यह सबसे पुराना हैलोजन अधातु है। नेक्स्ट, ब्रोमीन ऑलरेडी लिख लिया। क्या लिख लिया? कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन है। और दूसरा था आयोडीन और स्टेटिन। आयोडीन को इसीलिए भी याद रखिए कि आयोडीन की कमी से घेगा होता है, कमीशन फैक्ट है। और ये एक लेमेरिया नामक घास में पाया जाता है। और लेमेरिया क्या है? तो समुद्री शैवाल है। तो आयोडीन में लिख देंगे आयोडीन की कमी से घेगा होती है। आयोडीन की कमी से घेगा होती है। और समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल लेमिनेरिया में समुद्री शैवाल लेमिनेरिया में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाए जाते हैं। लेमिनेरिया में क्या पाए जाते हैं? आयोडीन पाए जाते हैं, ठीक है। और लेमिनेरिया क्या है? समुद्री शैवाल है। लेमिनेरिया क्या है? लेमिनेरिया क्या है? समुद्री शैवाल है, ठीक है। जो आयोडीन जब मिलेगा तो घेगा रोग क्या होगा? दूर हो जाएगी। तो ये है आयोडीन। पहाड़ी क्षेत्रों में घेगा रोग अधिक देखने को मिलता है। समुद्री इलाके में चूंकि आयोडीन की उपलब्धता हो जाती है नेचुरली,
तो वहां पर घेगा रोग कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में घेगा रोग अधिक देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये तथ्य मैं विगत 25 सालों से 22 सालों से बता रहा हूँ। 2-4 साल पहले बीपीएससी में पूछा था, ठीक है कि नहीं, कि समुद्री घेगा रोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। हम तो ऐसे ही बता देते हैं और ऐसे ही पूछ भी लिया, ठीक है कि नहीं। जैसे अभी इजराइल बताए, लेजर आधारित रेडार प्रणाली, मिसाइल प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है। याद रह गया तो ठीक, नहीं याद रह गया तो जो मन में आएगा बनाइएगा, ठीक है कि नहीं। इसी के लिए ना कहते हैं कि बराबर उसको देखते रहिए, सुनते रहिए, एब्जॉर्ब कीजिए, घर पे जाइए, मॉनिटरिंग कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या बीच में महत्वपूर्ण तथ्य हुए, तब जाके कमीशन में उच्च स्थान पे अच्छे तरीके से रहिएगा। ये कोई आईए बीए की डिग्री नहीं रहे कि क्लास कर लिए, बीए में नहीं फर्स्ट डिवीजन तो सेकंड डिवीजन आ ही जाएगा। ये तो कंपटीशन है, आपसे जो ज्यादा तेज रहेगा उसका चयन हो जाएगा। आपसे ज्यादा वो कमजोर भी है, मेहनत की है, पास कर गई, और आप अपने को तेज समझते रहिए, भोगते रहिए, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, तब तो हो ही गया। जो चीज चल रहा है बस चलते चलिए। क्या प्रभात जी, 4 ही दिन में लगता है कि बाप रे बाप कितना चीज पढ़ लिए। 4-5 दिन का ही कॉपी देखिएगा, नहीं 35 घंटे की कॉपी, तो लगेगा कितना चैप्टर, कितना चीज हो गया। अब उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है, और जो मेंटेन कर लेता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब आइए पीरियोडिक टेबल में ही है तो देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में आवर्त किधर से किधर चलता है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। तो लिखेंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के आवर्त में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पे जो ऊर्जा की खपत होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। 25-30 साल इसका डिफिनीशन मास्टर साहब ने याद कराया, अभी तक ध्यान में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से प्रेम मतलब क्या, जोड़ना। उस जोड़ने में जो ऊर्जा खपत होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। एफिनिटी मतलब क्या होता है, कहते हैं ना अफेक्शन है, नहीं एफिनिटी है। एफिनिटी मीन्स ही होता है जोड़ना, प्रेम। नेक्स्ट, ठीक है, उसको लिखना नहीं है, डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हाल है बिटिया, ठीक हो, कैसे चल रहा है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में ऊर्जा की खपत होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और वह आवर्त सारणी में जब जाएंगे तो दाएं से बाएं जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है। तो वही लिख रहा हूं, आवर्त में जाने से इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ये लिख दिए ना। बाएं से दाएं जाने में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, जबकि वर्ग मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ठीक है। चलिए अंडरलाइन कर दीजिए। इसके अलावा आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बंधुता की तरह ही बढ़ती जाती है। बंधुता की तरह ही बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है,
बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर वो घटता जाता है। वो क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है। हालांकि ये सब जो इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताए हैं, वो रेलवे की परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, कमीशन में नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी एक जानकारी मैंने दे दिया है, रेलवे की परीक्षा में आवर्त जरूर कहते हैं याद कर लो, क्योंकि उसमें 4 तत्व दे देगा, 4 धातु दे देगा, तभी ना पकड़ पाइएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा है और किस में कम है। आपकी परीक्षा में इस तरह के सवाल, एक तो पीरियोडिक टेबल ही नहीं आता है, और यदि आया तो जो मैंने बताया है, ठीक है, इनर्ट गैस के विषय में यूज एप्लीकेशन, तो पूछेगा तो वही पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई? समाप्त हो गई। लेकिन जब भी कोई भाग समाप्त होता है तो उसके बूस्टर फैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, और इस पीरियोडिक टेबल के जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका टंगस्टन है, जैसे आपका मरकरी है, बहुत सारे ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जिसके विषय में थोड़ी सी जानकारी इसी बूस्टर फैक्ट में रख लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो लिखिएगा सबसे पहले बूस्टर फैक्ट में, टंगस्टन एक ऐसा धातु है, टंगस्टन, टंगस्टन का एब्रीविएशन क्या होता है? W, जिसका एक ऐसा धातु है एक ऐसा धातु है एक ऐसा धातु है एक ऐसा धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में बल्ब के फिलामेंट में बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। व्हाइट कोयला कौन बताएगा? व्हाइट कोल के नाम से किसे जानते हैं? व्हाइट कोयला के नाम से किसको जानते हैं? यूरेनियम को। किसको जानते हैं? यूरेनियम को। और व्हाइट सोना के नाम से उसको जानते हैं प्लेटिनम को। तो लिख देंगे उजला कोयला के नाम से यूरेनियम को, उजला कोयला के नाम से यूरेनियम को, ठीक है, और उजला सोना के नाम से प्लेटिनम को, और उजला सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। रणनीतिक धातु के नाम से किसको जानते हैं? टाइटेनियम। इसको वंडर एलिमेंट भी कहते हैं। तो लिखेंगे रणनीतिक धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है, और इसे वंडर एलिमेंट भी कहते हैं। इसे वंडर एलिमेंट भी कहते हैं। वंडर एलिमेंट भी कहते हैं। इसे वंडर एलिमेंट भी कहते हैं। किसे?
टाइटेनियम को, और इसका उपयोग हम लोग रणनीतिक धातु में भी करते हैं। किस में करते हैं? रणनीतिक धातु में भी करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा प्लेटिनम में एक लाइन लिख देना, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। कौन? और सबसे भारी धातु ओस्मियम, लिख दो। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अभी सबसे हल्के लिख लिए थे ना? हाँ, लिथियम नहीं लिखे थे, सबसे हल्के। ठीक है, टिक लगा दीजिए उस पर। अच्छा, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है? पैलेडियम। तो लिखेंगे पैलेडियम, पीडी, पीडी, पैलेडियम, पैलेडियम के बाहरी कक्षा में, के बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हैलोजन में सबसे कम क्रियाशील, नेक्स्ट, हैलोजन में सबसे कम क्रियाशील आयोडीन, हैलोजन में सबसे कम क्रियाशील आयोडीन और सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। हैलोजन में सबसे कम क्रियाशील सबसे कम क्रियाशील आयोडीन होता है और सबसे अधिक और सबसे अधिक होता है फ्लोरीन, और सबसे अधिक होता है फ्लोरीन। मरकरी, मरकरी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक रखता है। मरकरी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक, मिल्टिंग पॉइंट रखता है, मिल्टिंग पॉइंट रखता है, गलनांक। फ्रेंसियम, फ्रेंसियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। फ्रेंसियम सबसे अधिक, फ्रेंसियम एफआर, एफआर से उसको निरूपित करते हैं। फ्रेंसियम सबसे अधिक, सबसे अधिक, फ्रेंसियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अच्छा, पोटासियम के अतिरिक्त और कौन से दो तत्व हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं? पोटासियम के अतिरिक्त कौन से दो और तत्व हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं? एक है गैलियम, दूसरा है सीजियम। तो लिखेंगे पोटासियम के अतिरिक्त, पोटासियम के अतिरिक्त गैलियम और सीजियम हथेली पे रखने पर, हथेली पे रखने पर पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये पिघल जाते हैं। ठीक है, टिक लगा दीजिए उस पर। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व के रूप में जाना जाता है, आवारा तत्व के रूप में जाना जाता है, आवारा तत्व के रूप में जाना जाता है।
आवारा तत्व के रूप में जाना जाता है। कौन कौन? चलिए, ठीक है। अब मैं बताया था कि चलते समय मैं आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के विषय में बताऊंगा, और ये दो परिवर्तन कमीशन के दृष्टि से, जैसे फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर और यूनिट पूछते हैं, देखते होंगे कि बीपीएससी की परीक्षा में एक आध यूनिट जरूर देता है, ठीक है, स्केलर वेक्टर भी देने की संभावना। उसी तरह से केमिस्ट्री में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को याद रखिए। पहले तो क्या होता है उसको याद रखिएगा, तो लिखेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, देखो हमारा जो मैटर है, पदार्थ है, उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन होता है और दूसरा भौतिक परिवर्तन होता है। तो उसको आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए कि पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन, पहला केमिकल चेंज, केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा फिजिकल चेंज। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन। अब ये दोनों परिवर्तन है क्या? तो केमिकल परिवर्तन सबसे पहले देखो, जो फिजिकल चेंज है वो अस्थायी परिवर्तन है, और जो केमिकल चेंज है ये क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन है। और ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, तो यह अस्थायी परिवर्तन है कि अस्थायी परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। तो क्या होगा? ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज होगा? हम पानी से बर्फ बनाते हैं, तो अस्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है, क्योंकि फिर हम बर्फ से क्या कर सकते हैं? अभी नहीं कोई महिला कह दे कि सर हम दही से फिर से दूध बना देंगे, तब तो हम बेहोश हो जाएंगे फिर, ठीक है कि नहीं? तो अस्थायी अस्थायी का मतलब पहले समझे कि दूध से दही बन गया तो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। तुम्हारा भोजन पेट में गया, पच गया, अस्थायी हो गया, वो कन्वर्ट कर गया तीसरे सब्सटेंस में। ऐसा नहीं कि फिर से उसको भोजन बना दीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले लिखो, केमिकल चेंज अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, लकड़ी या ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना, किण्वन की प्रक्रिया, पदार्थ में किण्वन, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, जैसे अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल किससे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है, किण्वन की प्रक्रिया। और फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, और फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना,
और फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना। लोहे में जंग लगना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग लेपन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक का कोटिंग करते हैं। इसके अलावा हालांकि देखो, लोहे को बचाने के लिए हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं, लेकिन लकड़ी को बचाने के लिए, लकड़ी के को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बताओ? किसका? मिथाइल अल्कोहल। बस यहाँ दिया गया है जी, प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और प्राइमर करते हैं, जिंक क्लोराइड का करते हैं। कॉपी के ऊपर में लिख लो, लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए, लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है? लोहे को जिंक का कोटिंग किया जाता है, और लोहे को जिंक का कोटिंग करते हैं। लोहे को बचाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग, जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं। चलो अभी हम लोग वहां नहीं है, अभी हम लोग कहां पे हैं? हम लोग अभी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। और याद रखिए, अगरबत्ती का जलना केमिकल चेंज है, अब मोमबत्ती का पिघलना, अब मोमबत्ती का जलना नहीं। मोमबत्ती का जो जलेगा वो केमिकल होगा, जलेगा, पचेगा। ठीक है कि नहीं? जितना जलेगा, अगरबत्ती का जलना, ईंधन का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा केमिकल चेंज, मतलब अस्थाई चेंज। अब पिघलना, तो पिघलेगा तो फिर उसे मोमबत्ती बना लेंगे। तो ये ध्यान में करके रखना। तो केमिकल चेंज में ये जो 3-4 मैंने लिखाया है, अभी नहीं कहना कि सर 3-4 नहीं है, 8-9 है। ठीक है कि नहीं? मतलब समझाने के लिए मैंने, जैसे भोजन का पचना है, क्या याद करना है? ये तो कंसेप्ट समझ में रहना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या है, तो अस्थाई परिवर्तन है। इसके बाद अपने आप पकड़ लोगे कि ईंधन का जलना क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे मोमबत्ती का जलना क्या है, ईंधन का जलना क्या है, ये सब तो ऐसे ही पकड़ लोगे कि ये सब अस्थाई चेंज है। अब आइए फिजिकल चेंज। मतलब यदि तुम ये भी याद कर लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन केमिकल चेंज का उदाहरण है, केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है, तो भी काम काफी है। लेकिन नोट कंप्लीट रहना चाहिए, कॉपी क्या रहना चाहिए? मजबूत। तो लिख लो, मजबूत कॉपी की कड़ी में फिजिकल चेंज, यह एक अस्थाई प्रक्रिया है, अस्थाई परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन है। जैसे पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, पानी से वाष्प बनना, पानी से वाष्प बनना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ बनना, रेत का पानी में घुलना, रेत का पानी में घुलना। ठीक है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है, जैसे शुष्क बर्फ में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। लोहे का चुंबकत्व, लोहे का चुंबकीयकरण करना, लोहे का चुंबकीकरण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये सब फिजिकल चेंज का उदाहरण है।
तो पहले ही मैंने कहा कि कोई एक भी याद कर लीजिएगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट भी लिखा दिए, उदाहरण भी लिखा दिए, और ये सारे उदाहरण एनसीईआरटी बेस्ड है। इसीलिए आप इन उदाहरणों को कोई एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि बनाने में समस्या नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी केमिस्ट्री की आज की कक्षा समाप्त होती है। अभी हम लोहे के जंग के विषय में बहुत सारी बातें बता रहे थे कि लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण है। लोहे के जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे के जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं। और याद रखिएगा, जिंक की कमी से एक पौधा में रोग भी होती है, विशेषकर धान के खेत में, और उसका नाम है खेरा रोग। ठीक है, उसका क्या नाम है? कॉपी के ऊपर में लिख लेंगे, बायोलॉजी है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ठीक है, बस एक लिख लीजिएगा, प्लाज्मा 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्लाज्मा 20,000 सेल्सियस तक होता है। इसी कारण सूर्य और तारों की ऊर्जा, इसी कारण सूर्य और तारों की ऊर्जा, सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा के कारण होती है। प्लाज्मा के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्री जल का शुद्धिकरण। समुद्री जल का शुद्धिकरण, हेलो, हाँ नहीं, वही आर्जा फोन की थी। हाँ हाँ, बात हो गई, हो गया था बात करते हैं क्लास में। कहाँ थे हम लोग? हाँ, समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन से करते हैं। आसवन से करते हैं, जबकि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का शुद्धिकरण, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का शुद्धिकरण भाप आसवन से करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। देखो, जितना भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका शुद्धिकरण स्टीम से करेंगे, जैसे एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ब्रैकेट में लिख लो, स्टीम डिस्टिलेशन में कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का शुद्धिकरण होता है, कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण होता है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण, अकार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण अकार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण अकार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण या उसको अलग करने की प्रक्रिया क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण कहलाती है, या रवाकरण कहलाती है। देखो, हम लोग पेट्रोल निकालते हैं कहाँ से? पृथ्वी से, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से क्या बनाते हैं? पेट्रोल, केरोसिन ऑयल नहीं, ये जो डिफरेंट हम लोग जो आइटम्स बनाते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, सब तो पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं। लेकिन ये जो निकालने की प्रक्रिया है वो कैसे अलग अलग करते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उसको कहते हैं हिंदी में
प्रभाजी आसवन, तो लिखेंगे पेट्रोलियम के पदार्थ को अलग करने के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। 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 ठीक है, बस। तो इतने सारे बिंदु को ध्यान में करके रखिएगा। अभी एक शब्द पढ़े थे, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या होता है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करें, तो ठोस को गर्म करते हैं तो पहले किस में, द्रव्य में, फिर द्रव्य को गैस में बदलते हैं। लेकिन ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर है, जैसे नेफ्थलीन है, ये सब किसका उदाहरण है? ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब सब्लिमेशन का उदाहरण। तो लिख देंगे सब्लिमेशन। ठोस जब सीधे गैस में बदल जाता है, ठोस जब सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एंथ्रासीन, 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 आयोडोफॉर्म, 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 नेप्थलीन, नेप्थलीन, यह सभी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। हमको लास्ट में बता दे कोई लड़का तो छोड़ देंगे। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वाष्पीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण और संघनन। इस दोनों में क्या अंतर होता है? पूछा हुआ है, पिछले बार कंडेंसेशन पूछा था। द्रव्य का वाष्प में बदलना, तो लिखेंगे द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण है। ये तो आसान है। द्रव्य का मतलब लिक्विड का वाष्प में बदलना, लिक्विड का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण है। नहीं समझे? लिक्विड गैस में बदल गया तो गैस, और गैस लिक्विड में बदल गया तो कंडेंसेशन है। माने लिक्विड गैस में बदल गया तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्प बनेगा ना जी। वाष्प जब लिक्विड में बदल गया तो क्या हो जाएगा? उसको संघनित करोगे तब ना वो आपका लिक्विड में चेंज होगा। तो यह है दोनों के बीच का मूल अंतर। डिपोजिशन क्या होता है? गैस को ठोस में बदलना, डिपोजिशन। डिपोजिशन लिख देंगे, डिपोजिशन, गैस को ठोस के रूप में बदलना,
उसको डिपोजिशन कहते हैं। गैस को सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं। द्रव्य को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं, जमना। और द्रव्य को लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड करेंगे तो क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड, और सॉलिड को लिक्विड में जब बदलेंगे तो क्या कहेंगे? गलना। क्या कहेंगे उसको? गलना। ठीक है कि नहीं? गलना, जमना, डिपोजिशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तब जाके आपका पूरा होगा। तो गलना क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड में। तो गलना, जमना, डिपोजिशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, बस एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। आप फुटबॉल जो खेलते हैं उसमें कौन सा गैस भरते हैं? फुटबॉल खेले हैं कभी? देखे हैं? जी सर, वो तो हम लोग फीफा विश्व कप में देखे थे सर। तो फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो लिख दीजिएगा लास्ट में, फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है? फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर, एक दो और लिख दो। क्विक क्विक। अंडे का जो खोल होता है वो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो लिखेंगे अंडे के खोल और मोती का अवयव। अंडे का खोल और मोती का अवयव, और मोती का अवयव, और मोती का अवयव, और मोती का अवयव, और मोती का अवयव कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही का होता है। सोरा, सोरा जो होता है, सोरा नाइटर, जिसे बारूद बनाते हैं, वो पोटासियम नाइट्रेट का होता है। लिख देंगे सोरा। सोरा, सोरा वो विस्फोटक पदार्थ है। सोरा का रासायनिक नाम पोटासियम नाइट्रेट। यह बारूद बनाने में काम आता है। यह बारूद बनाने में काम आता है। बारूद बनाने में किस किस, बारूद क्या है बताओ तो? बारूद तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? दो से अधिक उसमें रहेगा तो वो यौगिक नहीं होगा। मिश्रण इसीलिए कि उसका कोई सूत्र नहीं होता है। तत्व का सूत्र है सिंगल, सिंगल अणु का होता है। जैसे लोहा है, फ्रेंसियम है, सीजियम है, मरकरी है, जितना बोले हैं वो सब क्या है? तत्व है। वो सिंगल सूत्र होता है। यौगिक जो बोलते हैं, जैसे शरीर में सबसे अधिक यौगिक कल पढ़ाए थे ना, पानी। तो यौगिक क्या है? उसमें सूत्र होगा H2O। अभी पढ़े हो ना शुष्क बर्फ, D2O। अभी नहीं पढ़े हो फॉर्मूला, फॉर्मूला पिछले दिन पढ़ाए थे। अभी शुष्क बर्फ बताए हैं। तो जो यौगिक होगा उसमें सूत्र होगा। लेकिन आपका बारूद, बारूद तीन तत्व के मिलने से, तीन अवयव के मिलने से बनता है। सोरा, चारकोल और सल्फर। तो इस तीनों का मिश्रण है, और मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। कहीं पढ़े हो मिश्रण का सूत्र जिंदगी में? बुझे कि नहीं? तो लिखिए कि सोरा, उसमें लिख दीजिए बारूद
सोरा चारकोल और सल्फर के मिलने से बनने वाला मिश्रण है। बारूद सोरा, सोरा चालान किस चीज का? हेलो, कौन सा रजिस्टर? कहाँ फोन किए? हेलो हेलो, फिर से कोई मैम लगता है लिख दिया कोई मकान हम। गजब हाल है। कहाँ थे हम लोग? सोरा चारकोल और सल्फर से बारूद बनता है। अब बारूद बनने वाला मिश्रण है। अब मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, और मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। बस तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना केमिस्ट्री बहुत है, पचना भी चाहिए, ठीक है कि नहीं? और मैं कहता भी कि 4 बजे मैं पुनः आपके समक्ष आता हूं। तब तक के लिए टेक रेस्ट। और ज्योग्राफी का जो रेस्ट पार्ट है, कौन सा है? नदी, भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद पुनः आपकी कक्षा होगी। 5 बजे हम मणिपुरी कोशिश होगी कि कक्षा मैं समाप्त कर दूं, क्योंकि 5 बजे के आसपास क्या झांकियों की निकलती है। तो आप लोग जो दूर के हैं वो अभी भी जा सकते हैं। मान लिया कोई हैदराबाद से आए हैं और जो आस पड़ोस से आए हैं वो अभी रहे। ये तो बगल से आई है तो जरूर रहो।